हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का मॉडल सेट 1। ठीक है, और ये दोस्तों आप लोग का टर्म 2 के लिए है। ठीक है, टर्म 2 के लिए है। आप लोग को रूटीन भी जारी हो चुका होगा, है ना। जैसे कि ये सब्जेक्ट विज्ञान जो है आप लोग का 5 तारीख को होने वाला है। ठीक है, 5 जुलाई को होने वाला है, 5/7/2022 को होने वाला है। दोस्तों ये मॉडल पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाते रहता हूं, और जैक बोर्ड की तरफ से जितना भी न्यूज़ आता है, ठीक है, वो सब लाते रहता हूं। तो दोस्तों ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें सेक्शन सी 3 टाइप से बांटा गया है। ठीक है, तो सेक्शन ए को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसमें आप लोग प्रत्येक मार्क्स जो होगा 2 मार्क्स का होगा, और आप लोग को 5 बनाना है 7 में से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी पृष्ठ मान लो ऐसे है, ठीक है, और इस पर कोई किरण अगर पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं इसको, आपतित किरण। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है इसको आपतित किरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपतित किरण। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है। तो दोस्तों मानव नेत्र यानी कि हम लोग का नेत्र जो है, आंख है, किस लेंस का है, किस लेंस का प्रकार है। ठीक है, ये तो उत्तल लेंस के जैसा है। ठीक है, ये किस तरह से है? उत्तल लेंस के जैसा। तो इसका आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। ध्वनि किसमें संचालित हो सकती है। तो दोस्तों ध्वनि जो चलती है, ध्वनि कहाँ पे जा सकता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। तो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस में होता है, तीनों जगह पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे अधिक ध्वनि किसमें संचालित होती है, तो ठोस में होती है। ठीक है, सबसे अधिक जो चलता है। ठीक है, अगर कोई ठोस है, अगर ये साइड से अगर आप कोई ध्वनि को प्रहार करते हैं तो ये साइड बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, ये ठोस में होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है। श्रव्य परिसर ध्वनि में तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, श्रव्य परिसर ध्वनि की तरंग जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है दोस्तों, ये श्रव्य परिसर ध्वनि जो होती है, ये हम लोग मानव उसको आसानी से सुन सकता है। ठीक है, चूंकि ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, लेकिन 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो क्या इंसान सुन सकता है उसको? नहीं, उसको कुत्ता बिल्ली वगैरह ये सब होता है ना, ये सब सुनता है। 20,000 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 हद से अधिक भी ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते, वरना बहरा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का श्रव्य परिसर ध्वनि का जो आवृत्ति है, ये हम लोग का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है। किशोरावस्था में लड़कों के उग्र स्वर यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग का अगर कोई इंसान, आप लोग अपने गला में देखिए। ठीक है, अगर कोई बॉयज़ होता है, ठीक है, उसका गला में इस तरह से करके थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। ठीक है, और वो किसके कारण होता है? तो स्वर उसका क्या होता है, थोड़ा मोटा टाइप से निकलता है। ठीक है, तो ये कंठमनी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंठमनी। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। लिखा वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस क्या है। तो दोस्तों वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो दोस्तों स्त्रियों में जो होती है मासिक स्राव, ठीक है, वो होता है 28 से 30 दिन। ठीक है, 28 से 30 दिन तक में हो जाता है। ठीक है, ये स्त्रियों में होता है। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, सेक्शन बी। तो ये हम लोग का देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पुरुष हार्मोन का नाम और एवं कार्य बताएं। ठीक है, तो पुरुष का हार्मोन का नाम बताने बोल रहा है और उसका कार्य बोल रहा है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है, और इसका कार्य जो है, टेस्टोस्टेरोन शरीर की मांसपेशियों का निर्माण में मदद करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो ये हार्मोन है, ये मांसपेशियों का निर्माण में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। एडम्स एप्पल क्या है। ठीक है, इसको कंठमनी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ आंसर इसमें। यौनारंभ के स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स यानी कि ये स्वर यंत्र को ही लैरिंक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यौनारंभ में स्वतंत्र स्वर यंत्र की वृद्धि शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो लड़का का स्वर यंत्र है वो लड़कियों की अपेक्षा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमनी भी कहते हैं। तो दोस्तों आप किसी को भी बॉयज़ को अगर आप देखते हैं, ठीक है, कोई भी बॉयज़, या आप अगर खुद बॉयज़ है तो आप लोग देखते होंगे कि 18 से 19-20 साल होते होते आप लोग का यहाँ पे जो गर्दन होता है, ठीक है, गर्दन में थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। ठीक है, ये
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडम एप्पल, ठीक है, यानी कि कंठमणि कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण का पर आपतित होता है, प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग का, जितना आपतित किरण जो होता है, ठीक है, जितना भी आपतित किरण होता है उतना ही प्रवर्तित किरण होता है। जो जितना ये होता है उतना ये होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ये उतना ये, आपतित किरण जितना उतना प्रवर्तन कोण। अगर आपतित किरण 60 है तो प्रवर्तन कोण भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण अगर 60 तो प्रवर्तन कोण भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपतन कोण 30 है तो प्रवर्तन कोण भी 30 ही होगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घर्षण कम करने के 2 उपाय बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को पता भी होगा, ठीक है, घर्षण को कम करने के उपाय, ठीक है। आप साइकिल भी चलाते होंगे तो घर्षण को कम करने के लिए क्या क्या करते हैं ना। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग घर्षण का उपाय क्या है, ठीक है। किसी भी वस्तु की सतह को चिकना करने की से कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। हाँ सही है दोस्तों। अगर आप लोग नीचे अगर जमीन को फर्श बनाते हैं, ठीक है, तो खुरदुरा टाइप से शुरू में होता है, उसको आप प्लेन करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, टाइल्स मार्बल्स वगैरह चिपका देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, घर्षण कम हुआ ना, ठीक है, वो प्लेन हो गया पूरा, ठीक है, उसमें घर्षण कम हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, 2 सतहों के बीच किसी तैलीय या चिकनी तत्व को लगाकर उन सतहों पर बीच घर्षण बल कम हो जाता है। चलिए अब टाइल भी लगा दिया अपने घर में, ठीक है। अब उसको और अगर घर्षण कम करना है तो क्या करेंगे, उसमें तेल गिरा दो, ठीक है, कोई गिर जाएगा, पैर हाथ टूट जाएगा, तो बोल देना कि घर्षण कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई फर्श है, अगर उसमें तेल अगर हम गिरा देते हैं, ठीक है, तो वो घर्षण कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग कैरम बोर्ड में भी देखते होंगे, ठीक है, कैरम बोर्ड अगर होता होगा, ठीक है, तो उसमें आप पहले खेलते होंगे तो घर्षण नजर आता होगा, ठीक है, जल्दी जो गोटी है फिसलता नहीं होगा। लेकिन उसमें जैसे पाउडर आप छिड़क देते हैं तो क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है और तेजी से गोटी वगैरह चलने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का था 2 उपाय, ठीक है। पहला क्या है कि सतह को चिकना कर दो, और दूसरा तेल वगैरह लगा के, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। दोस्तों ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो पहले बता चुके हैं, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अच्छा इसके बारे में और भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक होता है अश्रव्य, ठीक है, एक होता है अश्रव्य, ठीक है, और एक होता है प्राश्रव्य, ठीक है, प्राश्रव्य, ठीक है। तो अश्रव्य जो होते हैं वो होता है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, से कम। और प्राश्रव्य जो होते हैं वो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से डबल 000 डाल दें यहाँ पे, अधिक, ठीक है। तो ये 3 चीज हम लोग श्रव्य ध्वनि जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, अश्रव्य जो 20 हर्ट्ज से कम, और प्रश्रव्य 20,000 से अधिक, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता चल गया होगा। अगर यहाँ पे से आप लोग को कोई भी तीनों में से क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग वही उसी टाइप से लिख दीजिएगा। अगले देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, CNG का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों CNG का जो पूरा नाम है आप लोग को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आयाम आवर्तकाल आवृत्ति को परिभाषित करें, इनके मात्रक को लिखे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज बोल रहा है, आयाम आवर्तकाल आवृत्ति को परिभाषित करना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, आयाम लिख के डैश देंगे, लिखेंगे कंपन करती हुई वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ठीक है। कंपन करती हुई वस्तुओं के मध्य स्थिति को क्या कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आवर्तकाल कैसे लिखेंगे, कंपन करती हुई वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। एक इकाई समय, ठीक है, कंपन करती हुई वस्तु को एक पूर्ण कंपन मतलब कि एक पूरा कंपन करने में जो लगा समय उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्तकाल, और इसका SI मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आवृत्ति को भी देख लेते हैं। आवृत्ति में क्या है, आवृत्ति कंपन करती हुई वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहती है, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में ये कितना बार ऊपर नीचे हुआ है, कितना बार कंपन किया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे, और इसका SI मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग सेक्शन सी में देखते हैं दोस्तों। सेक्शन सी में आप लोग का 15 से आप लोग का 19 तक का क्वेश्चन रहेगा। इसमें से देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग, लिंग निर्धारण किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर व मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि कहीं भी बच्चे को जन्म लेने से पहले, ठीक है, उनका हम पहले से निर्धारण कर लेते हैं, पहले से निर्धारण करते हैं कि वो नर है या मादा है, ठीक है।
लड़का है या लड़की है, पहले से हम लोग भविष्यवाणी कर लेते हैं तो उसको हम लोग निर्धारण करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता में XY और माता में XX गुणसूत्र से प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पिता में क्या होता है, X और Y से होता है, ठीक है, और माता में X और X होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें पिता द्वारा Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, ठीक है, इसमें पिता द्वारा Y जो गुणसूत्र होता है ये बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़की का जन्म होता है, ठीक है। अगर पिता पक्ष से आप लोग का X आ गया, ठीक है, और माता पक्ष से आप लोग का X आ गया तो किस चीज़ का निर्धारण होगा, लड़की का निर्धारण होगा वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से पिता में जब Y आ गया और माता में तो हमेशा क्या होता है, X होता है, ठीक है। तो Y और X जब होता है तो उसमें क्या होता है, लड़के का जन्म होता है उस टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रकाश का परिवर्तन को आप लोग को कैसे लिखना है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वो प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि कोई भी एक सतह ले लो, ठीक है, कोई भी एक अपारदर्शी माध्यम ले लो और इसमें कोई भी प्रकाश को प्रकाशित करो, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये साइड ना जाने की बजाय ये परिवर्तित हो जाएगा। इसी को हम लोग इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, यानी कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण, ठीक है। और प्रकाश के दो नियम होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दो नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सही बात है कि आपतित किरण, ये वाला किरण और ये वाला किरण, और आपतन बिंदु जो बीच में बिंदु होता है, ठीक है, जो बीच में बिंदु होता है, ये वाला आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, अभिलंब ऐसे ऐसे होता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो दोस्तों ये वाला और ये वाला आपतन बिंदु और ये वाला तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सही बात है, एक ही तल में स्थित है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपतित किरण, ये प्रवर्तित किरण, ठीक है, और ये एक बीच में होता है अभिलंब, ठीक है, और ये इसमें जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण और ये प्रवर्तन कोण होता है, ठीक है। तो ये I और ये R, ये I और R ऑलवेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये चीज़ पता रहना चाहिए, ठीक है। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण, इसका एक प्रश्न भी हम लोग पिछले बनाए, ठीक है। आपतन कोण अगर 60 है तो प्रवर्तन कितना हो जाएगा, सेम वही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होता है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें जीव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग, जैव विविधता जीवों को स्पीसीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं और हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग को जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, इसी से है, ठीक है, विषम जलवायु के विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता को हम लोग को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को आवाज को चांद पर नहीं सुन सकते हैं, क्यों। तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं, ठीक है, उड़ के जाते हैं, ठीक है, जैसे भी जाते हैं, ठीक है, रॉकेट वगैरह से, तो जब ये चांद पर पहुंचते हैं तो चांद पर होता है ना कि अगर एक इंसान ये है और एक इंसान ये है, ठीक है, तो दोनों अगर आपस में बोलेंगे तो आवाज़ एक दूसरे पास नहीं जा पाएगा। क्यों होता है इस कारण से। तो दोस्तों आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, ध्वनि का जो संचरण होता है उसके लिए कोई माध्यम का जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कोई माध्यम है ही नहीं, यहाँ वायु है ही नहीं, तो फिर माध्यम नहीं है तो जाएगा ही नहीं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्योंकि चांद पर कोई ना कोई हवा है ना कोई वायुमंडल, चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता है। तो दोस्तों जहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ का कुछ नहीं, ना वायु ना कुछ भी है, तो वहाँ पे ध्वनि संचरण नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मुंह का ये क्या बोलेंगे, इशारा जाएगा, मुंह का इशारा, लेकिन आवाज़ नहीं जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ चांद पर नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसके बाद हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है सेट का, ठीक है, देखते हैं। जल प्रदूषण को कम करने के 5 उपायों को लिखें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जल प्रदूषण को कैसे कम करेंगे। तो सबसे पहला, उद्योग से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में नहीं बहाना। सही बात है, अगर उद्योग से जितना भी फैक्ट्री वगैरह से कूड़े कचरे को नहीं बहाएंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा, प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक लगाना चाहिए, ठीक है, जितना भी घर में है, ठीक है, सब में सेप्टिक टैंक लगाना चाहिए। आगे देखिए हम लोग यहाँ पे 3rd नंबर में, जल स्रोतों में जानवरों की सफाई ना करना, ठीक है, यानी कि जहाँ जल
अगर है, ठीक है, जहाँ पे जल है वहाँ पे जल सप्लाई भी होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप जानवर को साफ़ कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ को वहाँ साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर, व्यर्थ पदार्थों को नदी तालाब व पोखरों में नहीं बहाना, ठीक है, तो जो भी खराब पदार्थ है उसको नदी तालाब में नहीं फेंकेंगे हम लोग, है ना। आगे देखिए 5 नंबर, नुकसानदायी कीटनाशकों का प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो भी नुकसानदायी है उसका कीटनाशक जो होता है हम लोग जल में फेंक देते हैं, ये चीज़ को हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का जल प्रदूषण को बचाने के लिए 5 उपाय है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये दोस्तों जितना भी कमेंट आते हैं कि ये मॉडल सेट क्या जैक की तरफ से जारी हुआ है, दोस्तों ये जैक की तरफ से जारी अभी नहीं हुआ है। जैक की तरफ से जैसे जारी आएगा हमारे तरफ से सबसे पहले आपके पास न्यूज़ पहुंचेगा, ठीक है। अभी ये मेरे द्वारा बनाया हुआ मॉडल सेट है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देखिए, ठीक है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए अपने दोस्त को, रिलेटिव को, जो क्लास 8 में इसका टर्म 2 का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।